नमस्कार सरोकार के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत विकासशील से विकसित की ओर इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ परिचर्चा में भाग लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रहीं समाजशास्त्री डॉक्टर धर्मशिला प्रसाद जी हैं, सुनील सराफ जी हैं जो सुनील सराफ जी हैं, आप वित्तीय मामलों के जानकार हैं। साथ में डॉक्टर रश्मि शेखर जी हैं, आप आईटी विशेषज्ञ हैं, और युवा व्यवसायी रोहित सिंह जी हैं हमारे साथ। हम बारी बारी से आप सभी से बात करेंगे कि किस तरीके से भारत विकासशील से विकसित की ओर पथ पर अग्रसर है। मैडम, भारत एक राष्ट्र के तौर पे बहुत तेज़ी से उभर रहा है, सशक्त राष्ट्र के तौर पे, क्या कहेंगी आप? ऐसा है कि भारत अब विकासशील देश नहीं रहा। विकासशील देश होना और विकसित देश होना दोनों में फ़र्क है। विकसित राष्ट्र होना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमा दिया और कोई राष्ट्र विकसित हो गया। ये अथक प्रयास और लंबे अरसे से निरंतर संघर्ष करने के बाद ही कोई देश विकसित राष्ट्र का पहचान बना पाता है। इसके लिए बहुत से चीज़ें, मानव संसाधनों की भरपूर योगदान देना पड़ता है, तब जाके विकसित राष्ट्र के रूप में कोई देश अपनी पहचान बना पाता है। इसके लिए हम देखें तो विकसित राष्ट्र राजस्व औद्योगिक क्षेत्र से लाता है और विकासशील सेवा क्षेत्र से। विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है। यहाँ की जनसंख्या मेंटेन लाइफस्टाइल आत्मनिर्भर होता है। भारत अब विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर है। आप एजुकेशन को लें, एजुकेशन के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ा है। एजुकेशन है, उस एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें आप देखें तो बहुत कार्य हुए हैं और हम बहुत आगे बढ़े हैं। अब कोई भी ऐसा हमारे देश का राज्य नहीं है जहां आईआईटी नहीं है। आईआईटी, आईआईएम और राज्य में आईटीआई जिला जिला में खुल रहा है, जिससे हमारे युवकों को बहुत से अवसर मिल रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए। एजुकेशन में देखें तो हमारी जो आधी आबादी है उसमें भी बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए तो देखिए कि लोगों के मनोवृत्ति में बहुत फर्क आया है, और साथ साथ सरकारी प्रयास भी से लड़कियों को देखा जाए निःशुल्क पढ़ाई, ड्रेस मटेरियल, स्टडी मटेरियल और साइकिल, साथ साथ रिजल्ट करने पर नगद पुरस्कार राशि, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के मनोबल के साथ साथ गार्जियन के मनोबल को भी बहुत बढ़ाया है। आज आप पटना में ही देख लीजिए, हर मोहल्ले, हर रोड पर गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलता है। दूर दूर से लड़कियां आके यहाँ रह के पढ़ाई करती हैं और उनके गार्जियन लड़कियों को पढ़ने के लिए अकेले भेजे हैं, और वो लड़कियां अपने कोचिंग सेंटर से, अपने हॉस्टल से निर्भीक होकर के 10 साढ़े 10 बजे रात तक तो मैं खुद अपनी आँख से देखती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है देख करके कि लड़कियों में आत्मविश्वास कितना जगा है, और ये हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। आप डिफेंस में देख लीजिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सब जगह इनका पार्टिसिपेशन है। मैं रहती हूँ उधर स्टेडियम के तरफ। जब पुलिस की भर्ती की बात आती है तो प्रैक्टिस के लिए अगर लड़के एक हिस्सा हैं तो लड़कियाँ 2 हिस्सा, प्रयास दौड़ने, ये में फिजिकल एक्सरसाइज में, तो देखते बनता है ये जज्बा आधी आबादी का कि हर क्षेत्र में लड़की
आगे जा रही है। मैडम, ये महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है, बार बार वो कहते हैं, साथ में स्किल्ड मैन पावर की बात होती है, लोगों को ट्रेन करके, और कैसे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, भारत इतनी बड़ी आबादी का, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है, तो प्रधानमंत्री जी और ये भारत सरकार चाहती है कि स्किल्ड मैन पावर तो हमारे यहाँ। उसके लिए स्किल मैन पावर तो आप बता ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में, आप स्टार्टअप में भी देख लीजिए, वहाँ जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, खूब सीख रहे हैं, ट्रेनिंग पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और ये आत्मनिर्भरता ही हमको विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है। तो आत्मनिर्भरता भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जा रहा है। सुनील सराफ जी हैं, आप वित्तीय मामलों के जानकार हैं, एडवोकेट भी हैं, टैक्सेशन देखते हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरीके से भारत एक सशक्त आर्थिक रूप से एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। विकास जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विकसित और विकासशील देश के बीच का अंतर क्या है। जो कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है कि विकसित देश जो है उसका सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत सॉलिड और स्टेबल होती है। दूसरा उसका जो पैरामीटर है कि वहाँ एक्सेस टू जो सोशल सेक्टर है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग बोलते हैं, चाहे वो एक्सेस टू गुड एजुकेशन, एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, वो वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो और बेटर क्वालिटी का हो। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो। उन पे उनकी जो टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो, कि मतलब वो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं हो टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ऐसे ही कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस में हम लोग जज करते हैं कि ये देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो बहुत कम देश हैं जो कि आज डेवलप्ड कंट्री के डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एक कह लीजिए कि बैकग्राउंड में जो है उनके अंडर में रहे, इंग्लैंड के अंडर में रहे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, और 50s के बाद उनको आज़ादी मिलनी शुरू हुई, तो वो अपने अपने तरीके से आगे की ओर अग्रसर हैं। आते हैं भारत पे। देखिए, भारत का जो विकास है वो पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन ये हम लोगों को कहीं ना कहीं स्वीकार करना होगा कि पिछले 10 साल में जो भारत ने जिस तरीके से विकास किया है वो अपने आप में अकल्पनीय है। क्योंकि 10 साल पहले का जब हम लोग डाटा उठाते हैं और आज हम सब किसी भी पैरामीटर पे जब डाटा के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। जब आत्मनिर्भरता की बात होती है, कभी हमने आज से 10 साल पहले सोचा था कि डिफेंस में हम लोग निर्यात कर रहे होंगे, क्योंकि डिफेंस में हमने हमेशा आयात किया है, हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे डिफेंस के मामले में। आज हम डिफेंस में लोगों को, बड़ी बड़ी कंट्रियों को निर्यात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रीज़ को आप लेके देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया कि रोज़गार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, या डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता था, उससे कहीं ना कहीं हम शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ने लग गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए, कि जैसे इसको PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आप बोलते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस किस क्षेत्र में हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं, जिसका प्रोडक्शन हमारे देश में नहीं होता है। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा सेमीकंडक्टर का। कोविड के टाइम फिर ताइवान का और चाइना का जो कुछ इशू हुआ, तो सेमीकंडक्टर चूँकि वहीं से इंपोर्ट होता है, चाइना ताइवान से होता है, हमारी गाड़ी कंपनियां जो हैं बैठ गई, गाड़ी का प्रोडक्शन ही बंद हो गया क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं था। उसको तुरंत कॉग्निजेंस में लाया गया और इतनी बड़ी यूनिट जो है सेमीकंडक्टर की आज के दिन में जो गुजरात में जो इस्टेब्लिश हो रही है कि आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर दुनिया को निर्यात करेंगे। मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये चीज़ें भारत इसमें आत्मनिर्भर बनेगा तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अब आ जाइए, देखिए सर्विस सेक्टर, डेवलप्ड नेशन का एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि उस कंट्री के इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है। आज भारत के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भारत की जो GDP है उसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन की बात की थी तो लोगों ने लगा था कि अरे 5 ट्रिलियन कहाँ से ही ऐसे ही आ गया। आज हम लोग 3.5 ट्रिलियन तक तो पहुँच चुके हैं और आने वाले 1-2-3 साल में हम लोग 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। आज हम 5th इकोनॉमी हैं, मोटा मोटी एक डिकेड में हम लोग जो है 3rd इकोनॉमी में, जापान और जर्मनी को बहुत जल्दी हम लोग पीछे छोड़ देंगे।
47 तक जो एक डेवलप्ड कंट्री का जो प्रधानमंत्री का विजन है कि 47 तक हम लोग एक विकसित भारत के रूप में, मतलब विकसित भारत का मतलब है कि उस समय हम लोग कम से कम 30 से 35 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बड़ा काम हो रहा है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कीजिएगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सभी चीज़ों से है, यातायात हो गया, सारी व्यवस्था, एयरपोर्ट, छोटे छोटे शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। आज शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँचती है। यातायात में हम लोग, मतलब सड़क में हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक कंप्लीट एक पूरी सड़क का जाल बिछा दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, सभी जगह। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्दी एक विकसित देश में कन्वर्ट हो जाएगा। रश्मि जी, अब हम लोग चांद पे चले गए। भारत प्रधानमंत्री जी लगातार जिस तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों के पीछे भारत सरकार खड़ी रही और प्रोत्साहित करती रही, चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में हम लोग सफल हुए। तो आईटी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? एक कहावत आपने सुना होगा, हार के जीतने वाले को ही सिकंदर कहते हैं। तो हमारा देश जो है, चंद्रयान 2 का फेलियर ये प्रमाणित करता है कि ये जो भारत हमारा देश है वो एक सिकंदर की तरह जीत के आगे की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 का सक्सेस ये खुद ही बताता है कि भारत देश अब चांद पे पहुंच गया है। चांद जो कि बहुत दूर है, यानी कि हमारी कामयाबी दूर तक डंका बजाने की सक्षम है। डिजिटलाइजेशन, यानी आज के समय में जितना हमारा देश डिजिटलाइज्ड है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हमारे मिनी डेवलप्ड कंट्रीज से ये आगे है। आज जो हम अगर रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले के आप पेमेंट करने जाएंगे तो वो बोलता है कैश मत दीजिए, स्कैन कोड है, स्कैन कर दीजिए। ये एक स्टेटमेंट एक ऑटो रिक्शा वाले की तरफ से देना खुद बताता है कि हमारा जो देश है जो कि डेवलपिंग है, अब वो डेवलप की ओर जा रहा है। मेड इन इंडिया का कंसेप्ट, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो ये मिशन शुरू हुआ है, ये फिर सेल्फ डेवलप्ड होने के साथ साथ ये बताता है कि हम सक्षम हैं, हमें किसी और पे निर्भर नहीं होना है। युवा पीढ़ी आज के युग में आप देखेंगे कि वो जॉब सीकर नहीं रहे, जॉब गिवर बनना चाहते हैं। यानी कि वो अब एम्प्लॉयमेंट की खोज नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे अंदर हम और भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट दे। ये जो प्रेरणा, ये जो एटीट्यूड यंग जनरेशन में आ रहा है, ये परिवर्तन है। आपको ये पता ही है कि हमारा जो भारत देश है ये युवाओं से भरा पड़ा है। तो अगर ये युवाओं का ये जो सोच है कि हम जॉब खोजेंगे नहीं, देंगे, खुद ब खुद हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाएगा। आज चंद्रयान 3 का सक्सेस है और बहुत जल्दी हम सूर्य पे भी जाएंगे। अब अभी तक कोई देश सूर्य की ओर नहीं जा पाया है, पर हमारा विश्वास चंद्रयान 3 का सक्सेस इसे और मजबूत बनाता है। हमारे यूथ का सपोर्ट, आप अगर यूट्यूब चैनल सबको देख लेंगे तो ये जो चंद्रयान 3 का सक्सेस था, यूथ ने जितने अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया, इसे उसने ग्लोरी की तरह लिया, उसमें एनर्जी नया नया भर दिया है। ये सब नया डेवलपमेंट, आज बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी कंट्री की और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए नज़र देखते रहते हैं कि यहाँ पे जो है ना स्किल है, हमारी यंग जनरेशन के अंदर स्किल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको फिजिकल होना नहीं है, वहाँ पे स्किल का ग्रोथ है। और डेवलप्ड कंट्री को पता है कि यहीं के यूथ में स्किल भरा हुआ है। तो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ की हमारी कंट्री के ऊपर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसे एक आईटी हब भी अब माना जा रहा है। इन्फोसिस, विप्रो जो अपने एम्प्लॉयमेंट के थ्रू यूथ को अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये क्या है? ये हमारे कंट्री को डेवलप्ड की ओर ले जा रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक वचन है, उसे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये यंग जनरेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल ही करेंगे। आंकड़े तो आपको सर ने बता ही दिया, नए नए इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो गुजरात में है, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। आने वाले समय में चिप, जिस पे कि हमारा कंट्री जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, पर अभी भी हार्डवेयर के लिए डेवलप्ड कंट्री की ओर डिपेंडेंट रहता है। अब ये हमारे कंट्री जो है इसकी ओर नज़र डाल के रखे हैं।
वो चाहते हैं कि अब हार्डवेयर भी यहीं पे मैन्युफैक्चर हो। तो ये सब क्या हमें करेगा, ये सब हमारी कंट्री को डेवलप की ओर ले जाएगा। पूरा विश्वास है हम सब को, और मेरे युवाओं, यूथ को, मैं एक टीचर हूँ, मैं यूथ में देखती हूँ, वो अब शायद फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए कोई वो लालसा नहीं है, अब वो खुद सेटअप करना चाहते हैं, खुद की इंडस्ट्री, खुद के लैंड में। तो जब ये लालसा आ गई है कि हम इंडिया में ही रहे, तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। आईटी स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने का, पर आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अब वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रिवेल नहीं करना चाहते हैं। ऑनलाइन होने के कारण बहुत लोग चाहते हैं कि इंडिया में ही रह के हम अदर कंट्रीज़ को आपको हम सर्व करते हैं, हम लेकिन इंडिया में ही रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम, दिस कल्चर फिर से इंडिया को डेवलप्ड की ओर ले जा रहा है। अभी यूथ की बात हो रही थी, हमारे साथ युवा व्यवसायी रोहित सिंह जी भी हैं। आप कृषि के क्षेत्र में कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं, और युवा पीढ़ी किस तरीके से भारत को आगे ले जा सकती है, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी राय है? सर, पहले कृषि में भी बहुत पारंपरिक खेती होती थी। आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत जो चलाया गया है, उसमें लोगों को और ख़ासकर युवाओं को ज़्यादा फोकस किया गया है, और युवाओं को बोला गया है कि आप जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बने, और आप लोग आत्मनिर्भर बने। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे युवा आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। पहले लोग खेती उतना ही करते थे जिससे हमारी घर चल जाए, लेकिन आज के डेट में फार्मिंग भी कॉमर्शियलाइज हो गया, खेती भी कॉमर्शियलाइज हो गया, और जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है वो निर्यात हो रही है। तो बिहार से भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि बिहार से हम सुनते थे कि लीची निर्यात होती है, लेकिन बिहार से आम जा रही है, तरबूज जा रही है, बहुत सारे सब्जियां बाहर जा रही है, मशरूम जा रही है। मशरूम के भी क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, ये विकसित देश से बनने की है, तो जिस वक्त कोरोना महामारी था, पूरा दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, उस टाइम सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जो अपना सुरक्षा करके, अपना 130 करोड़ जनता का सुरक्षा करके हमने पूरे विश्व को कोविड वैक्सीन दिया। तो विकसित देश बनने में हमारी बहुत, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत रोल है, और हम उस कदम में, उस क्रम में एक कदम बढ़ा चुके हैं, और निश्चित ही हम लोग विकसित देश बनेंगे। हम फिर से एक बार मैडम की तरफ रुख करेंगे। एक मनोबल, आत्मविश्वास आया है भारत पूरे देश में, देश के नागरिकों में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम हुआ है भारत सरकार के स्तर पर। क्या लगता है आपको, ये भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है और लोगों का जो मनोबल ऊंचा हुआ है, तो इसका प्रभाव भी हमारे कुल जीडीपी पे और हमारे परफॉर्मेंस पे पड़ा है? जीडीपी पर पड़ा है, ये तो हमारे बंसल जी पहले भी बता चुके हैं। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हमारे जो सामाजिक संबंध हैं और सांस्कृतिक विरासत है, उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सोने की चिड़िया भारत है, हम लोग पढ़ते आए हैं, भारत की है ना सोने की चिड़िया। लेकिन उस चिड़िया को लूटते लूटते, तोड़ते तोड़ते सब कुछ नष्ट हुआ। लेकिन अब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, नए निर्माण कर रहे हैं, जिससे हम अपनी खोई हुई पहचान को अब मजबूत बना रहे हैं। आप विभिन्न क्षेत्रों में देखिए कि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, महाकाल का हुआ, उधर केदारनाथ का हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इससे क्या हुआ है कि हम अपनी खोई हुई चीज़ों को पुनर्जागृत कर रहे हैं और भारत को फिर से सोने की चिड़िया की ओर ले जा रहे हैं। अब देखिए इन सारे चीज़ों से क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई कि सड़क, रेल और हवाई, इतने, लेकिन इसका असर व्यापार पर भी पड़ा, हमारे पर्यटन व्यापार पर भी पड़ा है। अब पर्यटन से पर्यटन ही नहीं है, उससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है और आपस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एक आदमी
जो कहीं आता जाता नहीं है, घर में बैठा रहता है, और एक आदमी जो बहुत लोगों से मिलता जुलता है, आता जाता है, आप दोनों के व्यवहार में देखिएगा टॉलरेंस का फर्क पड़ेगा कि हम बहुत सहनशील होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, दूसरों को इज्जत करते हैं जब हम विभिन्न क्षेत्रों से होकर के गुजरते हैं। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत आगे था, और ये जितने धार्मिक जगह थी वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। जो हमारे पुराने प्राचीन मंदिर थे, वहाँ पर धार्मिक पूजा पाठ के अलावे और भी कला संस्कृति की चीज़ें वहाँ सिखाई जाती थी, और बहुत सारे उनके जो आयाम थे वो लोगों के जीवन को प्रभावित करता था और लोग सुखी थे। तो आज पुनः हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और हर जगह हम अपनी पहचान को, पुराने धरोहर को पुनः एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे देश के साथ साथ विदेशों का भी आकर्षण बनता जा रहा है। मैडम यही पर्यटन की बात कर रही थी सुनील सराफ जी, आप आर्थिक क्षेत्र में पर्यटन और इन कारणों से किस तरीके से तरक्की हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तरक्की की बात होती है तो तरक्की आइसोलेशन में नहीं होती है। जब भी डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट होता है, कम्प्रीहेंसिव होता है, ठीक है ना। उसको सब चीज़ें देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज के दिन में जो दुनिया है वो एक मार्केट हो गई है, ग्लोबल मार्केट हो गई है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी दूसरे देश में कुछ हो रहा है तो उसका असर हमारे देश पे नहीं पड़ेगा। भारत की जो सम्मान विश्व की नज़रों में जो बढ़ा है इधर, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि देखिए पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ी बड़ी विपदा आई, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, हेल्थ साइड भी। एक कोविड एक बहुत बड़ा रीजन था जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। उसके साथ अभी फिर देखिए जैसे कोविड से हम लोग निकल रहे थे कि अचानक फिर वो रशिया और यूक्रेन वाला वार आ गया, उधर मिडिल ईस्ट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो ऑल ओवर, इधर चाइना ताइवान का जो है आप देख ही रहे हैं कि क्या इशू चल रहा है। तो एक जो पूरे दुनिया में एक उथल पुथल मची हुई है। इस उथल पुथल के बीच में भारत ने अपने एक मैच्योर्ड नेशन के रूप में जिस तरीके से अपने को प्रेजेंट किया है, वो पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि भारत एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है, जिसकी पोजीशन बहुत न्यूट्रल है। वो बिल्कुल भी किसी दूसरे देश पर नज़र नहीं रखता है। वो अपने डेवलपमेंट और कैसे एक विश्व एक शांति की तरफ बढ़े, एक बेटर वर्ल्ड बन सके, उसमें भारत की भूमिका को सब देश धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं आपको एक दो चूँकि डेवलपमेंट की जब बात हो रही है तो मैं आपको एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको लगेगा कि किस तरीके से भारत सोच रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू है कि एक देश डेवलप्ड तब होता है जब उस देश की जनता को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता और अपने देश के प्रति विश्वास हो, एक सेल्फ बिलीफ जिसको बोलते हैं कि नहीं, हम आज जैसे भी हम तरक्की कर रहे हैं और एक समय के बाद हम यहाँ पे होंगे। ये सेल्फ बिलीफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तक हम थोड़ा लैकिंग पाते थे। इधर पिछले कई सालों में ये जो खुद के प्रति जो विश्वास है, देश के प्रति जो विश्वास है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप समझ लीजिए कि एक समय कुछ साल पहले तक डॉलर कितना डोमिनेंट हुआ करता था कि भाई डॉलर डिसाइड करता था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी किस तरीके से जाएगी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि इन्होंने किस तरीके से जो दो देशों के बीच जब ट्रांजैक्शन होता है तो पहले डॉलर के थ्रू होता था। जो दो तीन जो फॉरेन करेंसीज हैं, पाउंड, डॉलर, यूरो, इसी पे बेसिस पे जो है हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया करते थे। आज क्या हो रहा है कि जब हम किसी दूसरे देश के साथ, जैसे रसिया के साथ अभी हम क्रूड खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी क्रूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है बात दूसरे देशों पे, हम अपने मनी ट्रांजैक्शन, जैसे हम रुपया और रूबल को जो है बेसिकली माध्यम बना रहे हैं ट्रांजैक्ट करने का। ईरान के साथ हमारा ऑलरेडी जो डील हो चुका है क्रूड लेके, साउथ मिडिल ईस्ट के साथ हमारा डील हो चुका है कि इसमें डॉलर का कहीं कोई रोल नहीं है। तो जो हमारी निर्भरता, जो निर्भरता थी जो डॉलर पे और विदेशी मुद्रा पे, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है और रुपया एक कहीं ना कहीं वैश्विक मुद्रा के रूप में धीरे धीरे अपनी पैठ बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आज से 10 साल पहले आप ये नहीं सोच सकते थे कि रुपया जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज किया जाएगा, अब वो हो रहा है। दूसरी बात मैं एक बताऊंगा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो बात हुई, देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है हमारा वो ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। हम लोग हाईली आज दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं और हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है ह्यूमन रिसोर्सेज।
इस ह्यूमन रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि भारत आज से 20 साल बाद कहाँ होगा। इसके लिए आपको, जैसे इन लोगों ने भी कहा कि मैम ने भी कहा कि रोजगार आप लेना चाहते हैं कि रोजगार देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट की तरफ जो लोगों का जो है वो बढ़ा है। मैं बिल्कुल सम अप कर देता हूँ एक छोटी सी लाइन में कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलपमेंट की तरफ जाने का क्या है कि पहले हम लोग पॉवर्टी लाइन की बात करते थे, अब हम लोग एम्पावरमेंट लाइन की बात करते हैं। तो किस तरीके से भारत पॉवर्टी लाइन से एम्पावरमेंट लाइन की तरफ जा रहा है, और आईटी सेक्टर के बारे में भी रश्मि जी ने बताया किस तरीके से हम लोग कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोगों से आगे बढ़ रहे हैं। मैडम ने बताया कि किस तरह से भारत एक सामाजिक पुनर्जागरण की स्थिति हुई है पूरे देश में, और हम अपने विरासत पे, अपनी संस्कृति पे हम लोग गर्व कर रहे हैं और उस भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। मैडम एक बार फिर से आप अब मैं इसमें एक लाइन करना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, लेकिन इस बात पर भी हम लोग को ध्यान करना चाहिए कि हम विकासशील से विकसित की ओर जो जा रहे हैं, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व के साथ साथ जनता का जो आत्मविश्वास है, ये इसमें हमें आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से लेके आगे बढ़ रहा है, और हम निश्चित रूप से कम समय में ही विकसित राष्ट्र की ओर अपनी पहचान मजबूती से बनाएंगे। तो क्या लगता है सर कि कम समय मतलब 2047 से पहले भी हम लोग विकसित हो सकते हैं? सुनील जी, ये देखिए, विकसित को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो मानसिकता है कि हम विकसित बन रहे हैं, विकसित हैं कि नहीं है, और एक आंकड़े होते हैं, डाटा होता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम विकसित हैं कि नहीं, जो पैरामीटर्स मैंने आपको पहले बताए। तो पैरामीटर्स के बेसिस पे आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि रियलिस्टिक टर्म यही है कि 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट रखा है, उसके पहले तो देखिए उस पैरामीटर्स के बेसिस पे कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल बता दूँ, और ये सच्ची बात है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मानसिकता है भारतीयों की, वो बिल्कुल हम एक विकसित राष्ट्र हैं, वो हो चुकी है, और इसको कोई नहीं बदल सकता। और यही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बिल्कुल उपलब्धि है। एक ताकत के तौर पे पूरा भारत के लोग जिस तरीके से अपने मनोबल को लोगों ने ऊंचा उठाया है, देश को एक सशक्त नेतृत्व जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से मिला है, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से भारतीय रुपया दुनिया में किस तरीके से अपनी धाक जमा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपया का किस तरीके से महत्व बढ़ रहा है। पहले हम निर्यात के लिए डॉलर पर निर्भर करते थे, अब भारत का रुपया भी निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, और आने वाले समय में उसकी उपयोगिता और बढ़ेगी। अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं, और साथ में हम लोग G20 को होस्ट कर रहे हैं, भारत उसको होस्ट कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की जिस तरीके से बात पिछले कई वर्षों से हो रही है, हमें लगता है कि बहुत जल्द जो पूरी दुनिया में एक माहौल बना है, भारत बहुत जल्द संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी ले लेगा। और इसके अलावा ये जो भारत की आबादी है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो इस आबादी को हम लोगों ने अपने ऊपर एक बोझ की बजाय अपनी ताकत बनाया है। देश का जो लीडरशिप है, उसने ये बताया है कि किस तरीके से स्किल्ड मैन पावर की बदौलत हम अपने आप को दुनिया में सशक्त बना सकते हैं। और हम आज़ाद होने के बाद हम लोग लगातार विकासशील देश कहे जाते थे, अब हमें विश्वास हो गया है कि भारत भी एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, और पूरा देश, भारत के सभी वासी इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो आज के इस सरोकार के इस एपिसोड में हमने जाना कि भारत किस तरीके से सामाजिक पुनर्जागरण के दौर से भी गुजर रहा है। हम लोग अपनी विरासत को किस तरीके से, अपनी पुरानी जो ऐतिहासिक हमारी विरासत रही है, हम लोग उसको फिर से याद कर रहे हैं, और एक विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत अग्रसर हो रहा है। सोने की चिड़िया ये देश कहा जाता था, और फिर से हम लोग एक पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो आज के सरोकार के इस कार्यक्रम में आप सभी आए, और आप सभी ने दर्शकों को बताया कि भारत किस तरीके से एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी का
धन्यवाद बहुत बहुत। तो आज के सरोकार के इस एपिसोड में इतना ही। हम लोग फिर अगले अंक में आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।